यदुराज सिंह पाल, SRG, जनपद फर्रुखाबाद। आया हूँ आज कंपोजिट विद्यालय हरसिमपुर गोवा। ये विद्यालय हमारे जनपद के शमशाबाद विकासखंड का इष्टकार का विद्यालय है। इसको मैं ये चाहूंगा कि मैं सभी लोगों को दिखाऊं। मैं इस विद्यालय के अंदर ये शहीद स्मारक बनाया गया है और इधर देख लेते हैं ये विद्यालय का प्रांगण कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अब मैं आ गया हूँ इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदय के पास। नमस्कार मैम। मैं आपका अपने विद्यालय में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा बात करते हैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, नाम है श्रीमती किरण शाह। मैम, आपके विद्यालय में मेरा जो आने का मुख्य मकसद है वो ये है कि आपका विद्यालय मैंने जनपद के कुछ गिने चुने उन विद्यालयों में से छांटा है जहां पर इतनी ज्यादा उपलब्धियां हैं कि अगर उन उपलब्धियों को हम गिनाना शुरू करें तो काफी समय लगेगा। बहुत संक्षेप में मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा अपने दर्शकों को इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। एक चीज तो ये कि जो शिक्षा विद्यार्थी हजारों रुपए की फीस दे करके सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल उनमें प्राप्त करते हैं जाकर के, उससे अच्छी शिक्षण व्यवस्था आपके विद्यालय में देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज तो ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप एक तो महिला शिक्षक हैं और इतना बड़ा आपका स्टाफ है, 12 का स्टाफ है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जहाँ ज्यादा स्टाफ होता है वहाँ पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर टीचर मनमानी करते हैं और नुकसान जो है ना वो बच्चों का होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत आपके यहाँ जब कभी भी आया मैं बगैर बताए आया, और जब मैं आया तो मैंने देखा कि कोई भी टीचर बाहर नहीं दिखाई दिया मुझे, कोई भी बच्चे जो है ना अनावश्यक रूप से बाहर नहीं दिखाई दिए, सब अपनी कक्षाओं में थे। तो कैसे आप इन सबको मैनेज करते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो कुछ काम करने का तरीका है वो तो है, लेकिन मुझे अपने सहायक भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो उनके साथ अपना सामंजस्य बिठा के मैं अपना सब बेस्ट कर लेता हूं। देखिए, सहायकों की बात आपने जो कही है, सहायक आपके ही विद्यालय में नहीं है, सहायक तो हर विद्यालय में है। और एक चीज मेरी और एक अनुभव है मेरा कि जो जितना क्वालिफाइड सहायक होता है वो हेड को इतना ही कम वैल्यू देता है। वो समझता है ये हमारे सामने ये क्या है। और आपके यहाँ तो हम देखते हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, लेकिन मैंने देखा है आपका रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। तो इसके पीछे और कुछ रीजन तो होगा। नहीं, रीजन कुछ ये, शायद मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे सहायक मिले हैं। चलिए ठीक है। दूसरे एक चीज मैं देख रहा हूँ कि मैं जनपद पर NMMS का जो है ना वो काम मैं ही देखता हूँ, और अगर मैं इस डेटा को मिलान करूँ तो जब से हमने जनपद में इस कार्यक्रम को आरंभ किया है, मेरे पास डेटा रखा हुआ भी है। 2021-22 में आपके विद्यालय से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, 2022-23 में आपके यहाँ से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए, 2023-24 में आपके यहाँ से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। 10 बच्चों ने परीक्षा पास की, जिनमें से 2 बच्चे जो थे वो टॉप 5 में थे और 3 बच्चे टॉप 10 में थे। और इस बार यानी 24-25 में आपके यहाँ से 6 बच्चों ने इस परीक्षा को पास किया, जिसमें से 2 बच्चे फिर टॉप 3 में थे, और टॉप 10 की बात करें तो 3 बच्चे आपके यहाँ थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, देखिए कहीं एक बार किसी के यहाँ कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो बच्चे का अपना व्यक्तिगत प्रयास होगा, बच्चे ने कहीं कोचिंग कर ली होगी। एक बार में 2-4 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, संभव सब कुछ है। लेकिन ये संभव नहीं है कि साल दर साल संख्या कम ज्यादा हुई है, लेकिन आपके यहाँ हर साल बच्चों का चयन हो रहा है, तो निश्चित तौर से आपकी पढ़ाई जो है वो प्राइमरी स्तर से ही मेंटेन होकर के आती होगी। निश्चित तौर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति इस पर आप बनाते हैं? के लिए सबसे पहले तो मैं जैसे ही जो बच्चे फॉर्म डालना चाहते हैं उन बच्चों के पेरेंट्स को मैं बुलाती हूँ जी। उसपे हम सब अपने स्टाफ पूरा मिलकर उन पेरेंट्स से बात करता है और उनसे ये प्रॉमिस करवाता है कि बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजना है। सबसे पहले तो बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करती है इस बात के लिए कि बच्चा कितना मेहनत करेगा और गार्जियन कितने इसके लिए जागरूक। जी। अच्छा, आप कैसे चयन करती हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं बहुत कमजोर हैं, भरना चाहते हैं, तो आप मना तो नहीं करेंगे, उनका भरवा तो उनका भी देंगी, लेकिन आप अपनी तरफ से कैसे ये चयन करती हैं कि इन बच्चों का तो भरना ही चाहिए, यानी हाउ भरना चाहिए, चाहे भले ही अभिभावक की तरफ से जो खर्चा आने वाला है। मैंने देखा है कि आप लोग मिलकर के भी बहुत सहयोग करते हैं बच्चों का, तो ये क्राइटेरिया बच्चों का कि नहीं इन बच्चों का तो हमें भरवाना ही है। तो किस तरीके से आप ये डिसाइड करते हैं कि
हम इन बच्चों को तो भरवाना ही है। जब बच्चा मेरे पास क्लास 6 में आता है जी। तो उसमें कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ जी। बच्चे थोड़ा सा वीक भी होते हैं। हाँ। तो जो बच्चे वीक होते हैं लेकिन वो डेली स्कूल आते हैं तो जी। उन पे हम लोग वर्क करते हैं। जी। उनको इसके लिए पहले से ही उनको ये बता देते हैं कि बेटा 8th में ये परीक्षा होती है। और चूंकि अब गार्जियंस भी और बच्चे भी जागरूक हो गए इसके लिए कि नहीं 8th में एक एनएमएस की परीक्षा होती है, उसको पास करना है। तो जब वो बच्चा 6 पास कर लेता है, 7th में आता है, उसके बाद 7th में हम लोग और वर्क करते हैं, उसे मेहनत करते हैं। जो बच्चे अच्छे हैं वो तो समझते ही हैं, लेकिन जो वीक है और थोड़ा लगनशील है तो उनको हम लोग मेहनत करके इस लायक बनाने का प्रयास करते हैं। और लगभग जब परीक्षा पास करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है, फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चे हमारे अब एनएमएस के लिए तैयार हैं। अब जहाँ तक अभिभावक का सवाल है, आप कह रहे हैं अभिभावक को अभिभावक जागरूक हो गए हैं, हो नहीं गए हैं, ये आपने किए हैं। जब आपने 2021-22 में आपने आपके पूरे स्टाफ ने मिलकर के काम किया होगा, मुझे मालूम है क्या क्या परेशानियां आई होंगी, क्योंकि ये परेशानियां मैंने पूरे जनपद में मैंने खुद भुगती हैं। एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ होगा जब आप ये कहते होंगे कि इनको ये परीक्षा पास करने के बाद 48,000 रुपए मिलेंगे। लोग कहते होंगे हमारे साथ दुनिया भर का जो है ना सब विभाग मत दिखाओ, तो उस साल आपको परेशानी हुई होगी। लेकिन इसके बाद जब आपके यहाँ से साल दर साल निकलने लगे, अब तो अभिभावक खुद ही आपसे संपर्क नहीं, करते उस साल जो परेशानी हुई मैं बताती हूँ। जी। हालांकि जैसे यहाँ पर हम लोग जो भी बात करते हैं गार्जियन इस बात में संतुष्ट रहते हैं, मतलब क्योंकि ऐसा एक हम लोगों ने अपना बना रखा है कि जो भी मतलब झूठ नहीं, मतलब उनको विश्वास रहता है कि टीचर्स हमारे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, परेशानी मैं आपको बताऊंगी, मेरे 2-3 गार्जियन से मेरी लड़ाई हुई। मैंने जब ये कहा कि बच्चा डेली स्कूल आएगा तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि आमतौर पे होता है कि आज बच्चा इसलिए नहीं आ पाएगा, शादी में गया, तो मेरी लड़ाई भी हुई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई 2021-22 से। लेकिन उसके बाद से मतलब जब रिजल्ट मिला उनको तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, आपके यहाँ उपस्थिति का मैं देखता हूँ कि अभी मैं देख करके आया हूँ, एक एक क्लास को देख करके आया, सारी क्लास आपकी भरी है, बिल्कुल टीचर अपनी क्लास ले रहे हैं सब, बल्कि वो जब मैं क्लास में घुस जाता हूँ तब जाकर के उन्हें पता लगता है कि कोई बाहर से आ गया है, सब बिल्कुल तल्लीन बिल्कुल। तो इसका उत्तर तो आपकी ही बात में है, टीचर्स क्लास में है। हाँ, जब टीचर्स क्लास में है तो बच्चों को, गार्जियन को लगता है कि नहीं पढ़ाई होनी है और आज मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो फिर इसका कुछ मिस हो जाएगा। हाँ, एक चीज और, क्योंकि अभी आपने जो कार्यक्रम किया था उसमें आपने मुझे गेस्ट बुलाया था, उसका वितरण मैंने किया था। ये देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आपके यहाँ लगभग 6-7 बच्चे ऐसे निकले थे जिन्होंने पूरे सत्र में एक दिन भी गैप नहीं किया विद्यालय का। ये तो हमें जनपद में शायद ही रेयरली कहीं 1-2 विद्यालय मिल जाए बच्चे की जो है ना साल भर में एक भी उपस्थिति न हो, एक भी एब्सेंट। और 1-2 बच्चे नहीं थे आपके, शायद 5-6 बच्चों को आपने सम्मानित किया था। और उनके लिए मैंने ये डिसाइड किया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपना, कि जो बच्चा 100% अटेंडेंस लाएगा उसको मैं सोनाटा की रिस्ट वॉच इस बार ही आपने दी थी। इस बार आपने 6 बच्चों को सोनाटा की रिस्ट वॉच दी थी, और वो आपने अपने विद्यालय के विभाग से, अपने स्टाफ से किया हो, कैसे, क्योंकि उसका कोई सरकारी फंड तो होता नहीं है। ये मैंने अपना व्यक्तिगत, आपने अपना व्यक्तिगत किया था। अब ये भी एक शिक्षा के प्रति और विद्यालय के प्रति ये आपके लगाव को दिखाता है। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा आप विद्यालय में कर रही हैं, और इसी तरीके से आपका विद्यालय दिन प्रतिदिन और अधिक प्रगति करता जाए, इस प्रकार की शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। और साथ ही साथ ये जो जनपद में हम अगर ये कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि हमारे पास कोई बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो उनमें से आपका स्कूल उसमें सम्मिलित है मेरी अपनी दृष्टि में, और मैं ये चाहूंगा कि ये स्कूल और अधिक प्रगति करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात। अब हम बात करते हैं इस विद्यालय के बहुत ही लेबोरियस टीचर, बहुत ही अपने विषय के प्रति कमिटेड टीचर। आपका नाम सूर्यकांत दुबे जी है और आप यहाँ पर गणित के शिक्षक हैं, और ये जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं निश्चित तौर से आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नमस्कार सर, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो बच्चों का चयन से लेकर के किस बच्चे को फॉर्म अप्लाई करवाना है, कितनों को अप्लाई करवाना है, इससे लेकर के और उनकी जो तैयारी है
इस पूरी रणनीति में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपकी टीम पूरा वर्क करती है आपके साथ में करके, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके टीम के एक टीम लीडर के रूप में आप बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग आप करते हैं? आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं बताना चाहूँगा, लीडर तो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। हाँ, इसमें एक कड़ी में जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअल में जो हमारी, जैसा मैम ने भी बताया कि क्लास 6 से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। क्लास 6 में तो पहले तो हम वो बच्चे देखते हैं जो वाकई वो होशियार हैं पढ़ने में, और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो मीडियम में है और हमें लगता है कि ये बच्चे भी आगे प्रतियोगी परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उन पर वर्क करते हैं। और खास तौर से मैं गणित विषय में कहना चाहूँगा, गणित विषय में क्या है कि एक्चुअल में एक्सरसाइज सारी लगवा दीजिए, बट बच्चा सवाल भी लगा लेगा उस एक्सरसाइज का, बट वैसा ही दूसरा सवाल आएगा तो वो नहीं लगा पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट, जो हमारे चैप्टर शुरू होता है उसका जो पहला पीरियड होता है उसमें ना बुक टच करना है, कोई चीज नहीं, सिर्फ हमें उस चैप्टर के बारे में ही बताना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को जो घर में चीजें प्रयोग करते हैं उन चीजों से पहले जोड़ते हैं, उसके पश्चात हम जो है बुक पर आते हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप पहले उस चैप्टर से संबंधित पूरी अवधारणा, पूरी कॉन्सेप्ट बच्चे को समझा देते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पर आते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चा पहले से ही उस टॉपिक के बारे में अपनी पूरी धारणा बना देता है और फिर आपको उसको समझाने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। बहुत अच्छा तरीका हमें लगा सर ये आपका पढ़ाने का। ऐसे बच्चे भी आपके पास कुछ होते होंगे जिनको बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि गणित तो विषय इस तरीके का है ना कि इसके समझ में आ गया उसे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, वो चाहेगा कि दिन भर सवाल लगाते रहें, और जिसके समझ में नहीं आ पाता है फिर वो उसका जी उगताने लगता है। और गणित टीचर के रूप में आप ऐसे बच्चों को कैसे डील करते हैं? सर, एक चैलेंज एज ए मैथ्स टीचर हर शिक्षक के पास होता है। अगर आप क्लास में क्लास के स्तर से थोड़ा सा ऊपर पढ़ाना चाहें, जो कि कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कुछ और पढ़ाना जाए, तो जो कमजोर बच्चे थोड़े से होते हैं उनको खराब लगता है। अगर आप बिल्कुल कमजोर बच्चों के हिसाब से चलेंगे तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो हालांकि हमारे विद्यालय में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है जो थोड़े से वीक हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई चैप्टर अगर चल रहा है और उनका पूर्व ज्ञान उस पर नहीं है तो पहले हम उनको अलग से क्वेश्चन दे देते हैं उसके लिए पूर्व ज्ञान पर। मान लो गुणा की अवधारणा उन्हें थोड़ी सी कम समझ में आई है, 6 में बच्चे हैं, तो उनको अलग से गुणा की प्रश्न दे दिए और जैसे ही वो उनको सीख जाते हैं फिर हम उनको मेन अवधारणा से जोड़ लेते हैं। अच्छा, हाँ, अभी आपने एक बात की तो मैं थोड़ा सा, ज्यादातर बच्चे आपके जो है ना अच्छा अनुसार योग्यता रखते हैं और मैंने भी देखा है कि रखते हैं, गणित में ही नहीं बल्कि भाषा में भी, अन्य विषयों में भी रखते हैं, लेकिन हर विद्यालय का मेरा ऐसा अनुभव नहीं। अभी भी मुझे जनपद के अंदर अगर मैं बहुत ज्यादा हाइपरबोलिकली न कहूँ, अतिशयोक्तिपूर्ण न कहूँ, तो 50% तो बच्चे लगभग 6 से 8 में हर क्लास में मिल जाते हैं जिनको अभी उस विषय की, किसी विषय में ले लेते हैं हम, जो मूल अवधारणा है वही नहीं मालूम। भाषा में है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, गणित में है तो संख्याओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके विद्यालय में ये नहीं है कतई। तो इसके पीछे की भी थोड़ी सी रणनीति बताइएगा, ऐसा क्या होता है? इसके पीछे की रणनीति सर ये है, जब 6 में बच्चे आते हैं तो मैं देखता हूँ जैसे भाषा पे जो वर्क हमारे यहाँ किया जाता है, मैम है इंग्लिश में और हिंदी में मैम है, तो सबसे पहले उनकी राइटिंग पर ध्यान देते हैं कि उनको पहले लिखना आ जाए। लिखना और पढ़ना ही नहीं आएगा, अगर मान लो मैम ने कोर्स शुरू कर दिया और कोर्स से कोई उनका मतलब नहीं रहता, तो हमारे यहाँ जो अप्रैल में 6 में बच्चे आते हैं, आज भी आप अगर देखेंगे जाके कॉपी में तो किसी को इंग्लिश की राइटिंग सिखाई गई हो, तो पहले उसी पे काम करते हैं कि पहले मेन स्ट्रीम से लाने से पहले ये बच्चा इस कोर्स के लायक है या नहीं। वही चीज गणित में हमने किया है, अभी भी हमारी आज भी क्लास रही है, तो उसमें चूंकि कक्षा 6 में पढ़ाने का उतना वो नहीं है, लेकिन शुरुआत हमारी वहीं से रहती है कि अगर पहाड़े ही नहीं पता है तो फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे। तो अप्रैल में हमारा ज्यादातर हम कोशिश करते हैं जो थोड़े से वीक बच्चे हैं उन पर हम लोग वर्क कर लेते हैं, और मई और जुलाई आते आते 99% बच्चों को मेन स्ट्रीम में ले जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी कि अप्रैल का महीना आप उनकी फाउंडेशन बनाने में देते हैं, हर विषय में फाउंडेशन बनाने में देते हैं, और यही कारण है कि बच्चे हर विषय में आगे अच्छा करते हुए चलते हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न, कैसा लगता है आपको समाज में इस प्रकार की टिप्पणी होती है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है कि नरसिंहपुर गोवा शमशाबाद ब्लॉक का बहुत अच्छा विद्यालय, और
कभी कभी तो ऐसा भी लगता होगा कि लोग ऐसे नहीं जानते होंगे कि ये वहाँ के टीचर हैं, लेकिन विद्यालय का नाम उन्होंने सुन रखा है। अब इतना ज्यादा आपके विद्यालय की उपलब्धियां हो चुकी हैं कि अधिकारियों से लेकर के व्यक्ति के जुबान पर चढ़ा हुआ है हरसिंहपुर गोवा विद्यालय अच्छे विद्यालय। तब आपको कैसा लगता है अच्छे विद्यालय के और अच्छे शिक्षक के रूप में आपकी कहीं चर्चा हो? सर पहले तो आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम होते हैं जी, तो मेरा नाम लेने से पहले यही बोला जाता है हरसिंहपुर गोवा टीम आ गई जी। तो वो जब मैं हरसिंहपुर गोवा टीम नाम सुनता हूँ तो मैं अपने आप से ही गौरव में हो जाता हूँ कि मैं ऐसे विद्यालय से जुड़ा हूँ जो विद्यालय पहले से भी अच्छा कर रहा था, और मेरे जुड़ने के बाद अगर उसमें गिरावट नहीं आई है, उसमें अगर उन्नति हुई है, तो हमारे लिए इससे ज्यादा गौरवशाली और कोई चीज हो नहीं सकती है कि हमको टीम हरसिंहपुर गोवा नाम से बुलाया जाए। आपकी मैथ में क्वालिफिकेशन कितनी है सर? जी मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ सर। आप MSc हैं मैथमेटिक्स से, तो आप MSc मैथमेटिक्स से हैं। मैंने तो PhD वाले भी बहुत सारे टीचर्स देखे, PhD वालों से भी मुलाकात होती है, और हमारे विभाग में अब ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं है, बहुत सारे। लेकिन जब उनके बच्चों से बात करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतने हाई क्वालिफाइड टीचर के यहाँ होते हुए भी बच्चों की ये स्थिति है। आपको कभी नहीं लगता है कि हमें तो कहीं बहुत अच्छी जगह होना चाहिए था, यहाँ पे आकर के क्या करें? सर मैं ऑनेस्टली इसका जवाब देना चाहूँगा। जब 2015 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी कायमगंज ब्लॉक में जी, GHS लुधिया में जी, तो एक्चुअल में जब मैं पहली बार क्लास में गया 6 में, तो वाकई मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। पहले मैंने 6 to 8 नहीं पढ़ाया हुआ था, मैंने फर्स्ट ईयर इंटर की ही क्लास ली थी, और कानपुर में जो जैननाथ विद्या मंदिर कॉलेज है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, तो मुझे आदत पड़ी हुई थी अच्छे लेवल के बच्चों की। तो फर्स्ट तो मेरा इंप्रेशन एकदम से यही लगा मुझे कि मुझसे ये जॉब नहीं हो पाएगी और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बट धीरे धीरे जब मैंने उन पर वर्क करना शुरू किया, और जब दूसरी साल के अंत में मुझे नहीं पता था, कहीं से ये पता चला मुझको कि मेरा नाम शिक्षक दिवस में दिया गया है, तो वो जब मुझे वो अवार्ड मिला, मैं बिल्कुल ये रियलिटी बताना चाहूँगा, उससे पहले उतना मैं काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन उस अवार्ड ने मुझको एक दिशा दी और मुझे लगा कि नहीं, मैं इन 6 to 8 बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अब उस अवार्ड को जस्टिफाई करना ही चाहिए, अब करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी मैं ये देखता हूँ कि जनपद स्तर पर जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, और एकदम से पता लगता है कि द्विवेदी को बुला लिया गया, तो हर जगह आपको, और मैंने देखा है कि बहुत लगन से और बड़ी निष्ठा के साथ जो भी जहाँ कहीं भी काम दे दिया जाए वो काम आप करते, तो इसमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि? एक्चुअल में सर मैं न्याय पंचायत बघऊ का नोडल संकुल शिक्षक भी हूँ जी, और सबसे पहले मैं मैथ्स का शिक्षक हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी पहचान यही होनी चाहिए कि मैं गणित विषय पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि मैं डिपार्टमेंट में हूँ, तो जो भी मुझसे हो सकता है, डिपार्टमेंट मुझसे चाहता है कि नहीं आप जिले स्तर पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराइए या ब्लॉक स्तर पर ऑर्गेनाइज कराइए, तो ये मेरा कर्तव्य है कि उसमें अपना 100% देना, उसमें मैं बेमन से नहीं जाता हूँ और अपना पूरा 100%। आपके यहाँ जो प्रेयर होती है, सरस्वती वंदना होती है सुबह को, वो हारमोनियम पर ही होती है, और हारमोनियम वो आप बजाते हैं, और आप बड़ा संगीतमय माहौल, अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो में हमें दिखाया था, तो मैंने देखा है कि पूरा माहौल इतना संगीतमय हो जाता है कि कहीं कोई शोरगुल नहीं, कहीं कोई सरस्वती वंदना की कोई औपचारिकता नहीं होती है, लीन होकर के बच्चे करते हैं। इसमें थोड़ा सा ये कहाँ से ये गुण आपने सीखा, प्रतिभा ये कहाँ से आई आपके अंदर? सर म्यूजिक का इंटरेस्ट मुझको बचपन से है जी, और उसके बाद मैंने जब विद्यालय में आया तो मुझे एक बार ऐसे ही बॉक्स खोला गया तो उसमें हारमोनियम निकली, क्योंकि मैं हारमोनियम प्ले कर लेता था जी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि अगर बच्चों को प्रेयर हारमोनियम से कराई जाए तो जो शुरुआत होगी बच्चों की, अगर एक अच्छे से संगीतमय वातावरण से होगी तो शायद बच्चों का मन भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपनी टीचर्स की टीम को ही उठाया था जी, कि पहले टीचर से शुरुआत करें जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद मैंने 3-4 बच्चों को ट्रेन कर लेता हूँ, और सारे बच्चे लय से हारमोनियम पे डेली प्रेयर करते हैं, और किसी भी समय किसी भी कार्यक्रम में आप उनको प्रेयर के लिए बुला लीजिए, उनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है। और यही एक रहता है कि संगीत में अगर शुरुआत हो जाएगी विद्यालय की तो विद्यालय का वातावरण और अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा शेक्सपियर ने कहा है कि म्यूजिक बी द फूड ऑफ लाइफ। चलिए, तो चलता रहे आपका ये जीवन का संगीत इसी तरीके से, और शुभकामनाएं आपको।
अब हम आपकी मुलाकात कर पाते हैं इस विद्यालय के दूसरे सबसे बड़े कर्मठ टीचर श्री जयपाल सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सर, जब से मैं यहाँ विद्यालय में आया हूँ, पहली बार जब से आगमन हुआ, जब से आपका परिचय हुआ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपके अंदर जो देखी हैं, जिनसे मुझे खुद ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपसे सीखने की आवश्यकता मुझे भी है। कई चीजों ने आपके व्यक्तित्व में ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। सबसे पहले मैं विद्यालय के स्तर पर बात करता हूँ कि आप इतने समय के पंक्चुअल, खास तौर से अपने विद्यालय के बच्चों के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेटेड, आप जो बच्चों के प्रति इतना डेडिकेशन जो दिखाते हैं, इसके पीछे आप क्या सोच रखते हैं? कि सर देखिए, हमारा जो व्यवसाय है शिक्षक का है जी। और शिक्षक जो होता है वो वाकई में समाज को बदलने का मुद्दा है, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ। तो मैं कोई अलग नहीं कर, अगर मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे लगता है मेरा मेन काम जो है बच्चों को शिक्षा देना है, और भी विद्यालय में बहुत सारे काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, बट मुख्य जो हमारा काम है वो बच्चों को शिक्षित करना है। हम पहले ही दिन से, जैसे ही हमारे पास बच्चा आता है तो हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ये अपना काम प्रयास करते हैं। इस बच्चा जो हमारे पास आया है, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, तो हम अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी से करें, और यही डेडिकेशन से के साथ हम काम करते हैं। और हम इस विद्यालय के विषय में इतना ही कहना चाहेंगे, इस विद्यालय में आके वाकई में मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हमारे इंचार्ज मैम का, सूर्यकांत सर हैं, अर्चना मैम है, उपासना मैम है, और सभी शिक्षकों का, और उसी कारण से हम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये विद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और आने वाले समय में भी हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये जो विद्यालय है ये हमारा ब्लॉक स्तर पे ही नहीं, जनपद स्तर पे नहीं, राज्य स्तर पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके यहाँ के शिक्षकों से बात कर करके हमें एक चीज तो ये आई है, जहाँ सभी स्टाफ के सभी शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड हों, समर्पित हों पूरी तरीके से। वो विद्यालय देश में अपना नाम न बना पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने देखा है कि आप सोशल स्टडी के शिक्षक हैं, और जब मैंने देखा कि कमरों में जाकर के कि बहुत अच्छे अच्छे जो है ना हिस्से बने हैं, और तरीके इनमें पूरी आपकी सोच है, और कुछ तो आपने स्वयं ही बनाए। हाँ सर, एक्चुअली में जो सोशल स्टडीज है वो विषय ही ऐसा है कि अगर हमको मानचित्रों की सहायता से या टीएलएम की सहायता से पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। खासतौर पर भूगोल है, भूगोलों में जो मानचित्र है, बुक आती है एटलस की। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे लैकिंग करते हैं एटलस की, और वो कक्षा 10 और 12 तक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मानचित्र को सही से देखने की समझ नहीं होती है, जो हम अपने यहाँ कक्षा 6 से विकसित करते हैं बच्चों में। जैसे ही हमारा पाठ आता है मानचित्र का, तो सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ पर जो भी मैप्स हैं उनका प्रयोग करता हूँ, चाहे वो भौतिक हो, राजनीतिक हो, या अन्य कोई मैप हो, उनका मैक्सिमम यूज करते हुए बच्चों को समझ के साथ विकसित करना, क्योंकि हमें बच्चों को समझ के साथ पढ़ाने की जरूरत होती है। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने कक्षा 8 में खुद अपने हाथों से एक भारत का मानचित्र बनाया है जी, जिससे कि बच्चे कम से कम जब भी कक्षा में खाली हों तो उसको देखें और एक पिक्टोरियल पिक्चर बना लें अपने, कि हाँ हमारा देश का ये स्वरूप है, और इसमें जो राज्य हैं उनकी वास्तविक स्थिति किधर है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, तो उनके लिए हेल्पफुल हो। हमारा सभी का उद्देश्य यही रहता है कि मैक्सिमम बेनिफिटेड हो हमारे बच्चे, जिससे कि आने वाले भविष्य में वो सफलताओं के नए कीर्तिमान। आपका विद्यालय हर साल आपके यहाँ से MS यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चे सफल होते हैं, सफल ही नहीं होते हैं बल्कि हर वर्ष टॉप 10 में तो आपके यहाँ के 3, 4, 5 बच्चे तक रहते हैं, कभी कभी 3, 4 रहते हैं। टॉप 3 और टॉप 5 में भी आपके यहाँ के बच्चे जो है ना 2, 3 कम से कम रहते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट सोशल स्टडी का भी होता है, और सोशल स्टडी आप पढ़ाते हैं, तो आप किस तरीके से उसकी प्लानिंग करते हैं कि जो सवाल बच्चों को जो आने हैं इस तरीके से उसका गैस निर्धारित किया जाए। बच्चों को जो है ना वो 3 चीजें तो कम से कम आई जाती हैं। सामाजिक विषय में हमारा इतिहास भी आ जाता है, भूगोल भी आ जाता है, हमारा सिविक्स भी आ जाता है, तीनों चीजें आ जाती हैं। तो इतना सब कुछ जो है ना समेट करके और बच्चों को उसमें लाना, कैसे प्लानिंग करते हैं? सर हम जैसे ही पहली बार जब हमें NMS के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और हमने अपनी टीम से बात किया, तो मैम के गाइडेंस में हमने ये तय किया कि अब हम इस परीक्षा में बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं जी, और उसके लिए हमने शुरू से फर्स्ट टाइम था, तो हमें जितनी भी जानकारियां आसपास से प्राप्त हुई उसको ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा 8 की तैयारी कराई जी। और हमारा पहले ही साल जो हमारा रिजल्ट था बहुत अच्छा था, हमारे 5 बच्चों से सिलेक्ट जी। और के बाद हमें एक आइडिया मिल चुका था, और अब हम क्या करते हैं कक्षा 6 में जैसे ही हमारा बच्चा आता है तो हम कक्षा 6 से ही स्टार्ट कर देते हैं। हम उनको बताते हैं कि कक्षा 6, 7, 8 का जो सिलेबस है वही कोर है जी, और उस पे
हम काम करते हैं प्लानिंग के साथ में। कक्षा 6 में बहुत अच्छे से विस्तार से बताना, 7 में, 8 में, और जो उनका पाठ्यक्रम है उसके अलावा भी कुछ ऐसी सामान्य जानकारियां होती हैं जो शायद पाठ में ना हो लेकिन वो महत्वपूर्ण होती हैं, तो हम उनको कहते हैं। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं पढ़ाता हूँ, खूब अच्छे से पढ़ाता हूँ, सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन हमारी जो मैम है, केयर मैम इंचार्ज हैं, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं पढ़ाता जरूर हूँ लेकिन बच्चों के साथ बाद में आके वो बहुत मेहनत करती हैं, बच्चों को याद कराना, रटाना, जो लास्ट में एकदम फाइनल टच देना, वो बहुत अच्छे से करती हैं। और शायद इसी कारण से हम पूरा टीम वर्क करके इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं और आने वाले भविष्य में और भी अच्छे रिजल्ट्स देने की उम्मीद। ये तो बहुत अच्छी आप लोगों की पूरी टीम का ये कार्य है, सराहनीय कार्य है। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि मैं विज्ञान का शिक्षक हूं, मेरा बैकग्राउंड विज्ञान का है। अच्छा। मैं एमएससी इन केमिस्ट्री हूं और जब इस विद्यालय में आया तो हमारी जो इंचार्ज मैम है ये सोशल स्टडीज पढ़ाती थी, इंग्लिश विद सोशल स्टडीज पढ़ाती थी। तो और सूर्यकांत सर आए मैथ्स के थे, अर्चना मैम आई साइंस की थी। तो हमने कहा आप तो विषय विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति हुई 29,000 में, तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाइए। और मैम से मैंने रिक्वेस्ट करके कि मैम आप पास इंग्लिश पढ़ाइए और सोशल साइंस में पढ़िए। मैं सिविल्स की तैयारी करता रहा सर, तो उसका जितना भी मैंने गेन किया वो मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिमम अपने बच्चों को दे पाऊं कि ये भी उससे फलीभूत हो जाए, उनका बहुत अच्छा होता है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, और इतना प्रतिभा जो आपके अंदर है। केमिस्ट्री में आपने एमएससी किया है और सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी के आपने मैप्स अपने खुद बच्चों के लिए बना करके दिए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है वाकई में। और सबसे बड़ी बात जो हमें इस विद्यालय की लगी है, इस विद्यालय को नाम अगर कोई मिला है कि ये जो हरसिंहपुर गोवा विद्यालय शमशाबाद ब्लॉक का, तो आज मुझे पता लगा कि ये नाम क्यों मिला है। नाम मिला है यहाँ की पूरी टीम का जो डेडिकेटेड एफर्ट है, इस कारण से मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय आपने दिया हमें इसके लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से बच्चों के साथ में प्रगति करते जाएं, आपका विद्यालय प्रगति करे। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। इस विद्यालय की विज्ञान की शिक्षिका, क्या नाम है मैम आपका? अर्चना आपका नाम है। आप विज्ञान पढ़ाती हैं यहाँ पर। आपने स्वयं विज्ञान कहाँ तक पढ़ी है? सर वैसे मैंने ग्रेजुएशन की है, बीएससी किया हुआ है साइंस से, ठीक है। और आपके बच्चे जो सिलेक्ट होकर के आते हैं, इनमें विज्ञान का भी बहुत अच्छा रोल होता है। बच्चों से बात करके, आपके स्टाफ से बात करके ये निकल करके आया है कि आप बहुत लगन के साथ बच्चों को विज्ञान पढ़ा। तो क्या, किस तरीके से क्या योजना बनाती हैं विज्ञान जैसे कठिन विषय को छोटे बच्चों के अंदर उसको समझा पाती हैं? जी सर, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि विज्ञान को मैं जितने आसान से आसान तरीके से समझा सकूं, बच्चों को उतना समझा सकूं। सर एनएमएस में वैसे तो इसका छोटा सा ही पोर्शन है, 35 मार्क्स का आता है, लेकिन सर साइंस खुद में एक इतना बड़ा विषय है कि जिसमें हर एक टॉपिक से आप बहुत सारे सैकड़ों प्रश्न बना सकते हैं। तो सर मेरा यही रहता है कि मैं स्टार्टिंग से 6 क्लास से ही, यहाँ से मैं पढ़ाती हूँ, 6 क्लास से ही टॉपिक इस तरीके से क्लियर करूँ कि बच्चे के अंदर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। मैं यूज करती हूँ, प्रैक्टिकल्स यूज करते हैं या कुछ रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज करते हैं, जिससे कि वो चीजें उनके दिमाग में फीड हो जाए, क्योंकि वही चीजें एनएमएस में 6 to 8 का सिलेबस मोस्टली आता है, तो वो उनके दिमाग में शुरू से ही बना रहे। अभी आपने कहा कि उसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक आते हैं, लेकिन मैंने 2-3 बार आपके 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में जाकर के अपने सुपरविजन के दौरान विजिट की है, बच्चों से बात की है। तो बच्चों का जो विषयगत ज्ञान है वो मुझे ये लगा है कि उनके अपनी कक्षा के स्तर से बहुत अच्छा है, कक्षा के स्तर के अनुसार, बल्कि कक्षा के स्तर से ज्यादा ही है। तो आप लेकर के तो समग्र चलती हैं, क्लास में तो आप समग्र लेकर चलती हैं, और ये एक बड़ा काम है कि बच्चों के अंदर विज्ञान जो कि कठिन विषय है उसको मत देना। एक चीज और आपके स्टाफ ने हमें बताई है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप जो कुछ भी लिखती हैं वो टाइप जैसा कर देती हैं। इसका प्रभाव कुछ बच्चों पर पड़ा कि नहीं पड़ा? जी सर बिल्कुल, जैसे मुझे थोड़ा सा ड्राइंग में भी इंटरेस्ट है और कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, तो सर मुझे जो कुछ आता है मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को वो सिखा सकूं। जैसे सर वैसे मुझे पर्सनली योगा और फिजिकल उसमें भी इंटरेस्ट है, तो जब हमारे यहाँ फिजिकल के टीचर नहीं थे तो हम उन्हें योगा वगैरह भी खुद ही सिखाते थे और स्पोर्ट्स वगैरह वो खुद ही खिलाते थे। तो सर हमारा ये रहता है कि हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करें। और साइंस में भी सर हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों को जितने से जितने अच्छे मार्क्स ला सकें, वो मेरिट में आ सके, तो हमारे विद्यालय का उतना ही नाम रोशन होगा।
अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता है कि लगातार रेगुलर क्लास लेते कि कहीं ऊब, कहीं थकान जैसी कहीं महसूस हो? नहीं सर, साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आपको कोई टॉपिक थोड़ा नीरस लगता है जी। तो हम उस दिन उसे छोड़ के और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, तो बच्चों को हम वो गतिविधियां कुछ खेल के करा सकते हैं, कुछ उसको गेम्स के तरीके में बदल देते हैं जिसमें बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, तो वो उनको इंटरेस्टिंग बना देता है और वो आराम से उसको पढ़ लेते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सब चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या दूसरों से बात करता हूँ, ये मेरा सब पूरे जनपद का और प्रदेश में जहाँ कहीं जाता है अनुभव पर आधारित। मैंने देखा है कि विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक मैंने कई देखे हैं। 2 महीने में विज्ञान का कोर्स, विज्ञान का सिलेबस पूरा समेट कर रख देते हैं। उठाओ गाइड और 2 पार्ट का आज लिख के ले आना, 3 पार्ट का आज लिख के ले आना और सारा का सारा चेक हो गया। आप क्या समझती हैं कि इस तरीके से बच्चों को पूरे चैप्टर जो है ना गाइड से लिखवा देना, क्या उसमें बच्चा कुछ समझ पाएगा? नहीं सर, साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आप रटाएंगे तो वो केवल क्षण भर के लिए मान सकते हैं कि आप परीक्षा में जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं उसमें भले वो 2-4 कुछ अंक ले आए, पर जब वही चीज आगे जाती है तो बच्चे के दिमाग में वो कुछ नहीं रहेगा। तो सर मेरी स्ट्रेटेजी बस यही रहती है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उसमें अगर ये 8th में है तो मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं 10th लेवल तक के भी क्वेश्चन और टॉपिक्स उनको थोड़ा सा बता सकूं, जिससे कि जब वो जाए तो क्योंकि यही सिलेबस कहीं ना कहीं रिपीट होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे वहाँ जाए तो वहाँ भी हमें याद करें कि हाँ टीचर ने ये बताया था और ये चीज फिर से आए। तो सर ये कोशिश रहती है बेस। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम, आप इतना अच्छा कर रही हैं और अच्छा करें इसके लिए शुभकामनाएं। और इसके साथ ही साथ आप अपने बच्चों के साथ में खास तौर से जो कर रही हैं कि बच्चों को हर बार एक नई ऊंचाई ये विद्यालय दे रहा है और उसमें आपका योगदान है। मैं ये चाहूँगा कि ये विद्यालय इसी तरीके से प्रगति करे और उसमें आपका योगदान दिनों दिन और अच्छा बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस विद्यालय की एक ऐसी शिक्षिका से जो है तो अनुदेशक, लेकिन जो भी इन बच्चों का चयन हुआ है, इन बच्चों के चयन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्या नाम है मैम आपका? उपासना वर्मा। उपासना वर्मा आपका नाम है। आप अनुदेशक हैं? किस विषय के अनुदेशक हैं? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान की हैं। मैंने जब भी यहाँ आकर के बात की, जितने बार भी मैं आया और जब मैंने आंकड़ा देखा और इसके बारे में पूछा और बच्चों से बात की, तो बच्चों का भी कहना है, आपके स्टाफ के साथियों का भी कहना है, आपके हेड टीचर में है उनका भी कहना है कि इसमें आपका रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनएमएमएस का एक पेपर अकेला रीजनिंग का आता है वो आप पढ़ाती हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या रणनीति आप बनाती हैं अपने बच्चों के साथ में, कैसे पढ़ाती हैं? सर वैसे मैं कोई विशेष योजना तो नहीं बनाती हूँ जी, लेकिन हाँ मैं इतना ध्यान रखती हूँ, जैसे मैं क्लास में ही पढ़ाने के लिए जब भी ये एनएमएस का टाइम पीरियड आता है जी। एग्जाम का, तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाना उसमें क्या क्या जो मेन पॉइंट्स उसके होते हैं, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, जी, जी। पहले मैं उनको क्लियर करती जी। हूँ कि मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपने लिया उसमें 3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो आप उन 3 तरह के क्वेश्चन को, हिंदी इंग्लिश मैथ मेन होती है उसमें, जी, जी। उसकी आप सारी चीजें उनको क्लियर करिए, जी। उसके बाद उन्हें क्वेश्चंस पे लाइए। अगर आप डायरेक्ट उन्हें क्वेश्चन कराना चाहेंगे तो वो नहीं, तो पहले उनकी बेसिक नीड क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं उनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ उनको। आपको नहीं लगता कि रीजनिंग जैसा जटिल विषय, देखिए गणित बच्चा कक्षा 1 से पढ़ के आता है, भाषा कक्षा 1 और 2 से पढ़ करके आता है, लेकिन रीजनिंग जो बच्चे ने कहीं अपने सिलेबस में नहीं पढ़ी होती है वो आप पढ़ाती हैं। तो इसके लिए तो आपको बेस भी बच्चे का बनाना पड़ता होगा, आधार भी बनाना पड़ता होगा, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करनी पड़ती होगी और फिर ये परीक्षा छोटे स्तर की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और वहां तक का जो है ना सिलेबस कवर कराना, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। सर मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो जिसपे हम लोग कक्षा 6 से ही वर्क करते हैं। आपने जी। देखा होगा कि एसएसटी है, जी। एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, जैसे जी। राज्य राजधानियां हैं, जी। मुद्राएं हैं, जी, जी। उपकरण है, जी। ऐसे मैथ्स में क्यूब है, स्क्वायर है, जी। मल्टीपल्स है, जी। साइंस का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में जब वर्ल्ड वर्ड्स जो होते हैं जी, उसको जी। रीअरेंज हाँ, करना, हाँ, उसमें आ जाता है। तो ये सारी चीजें ये पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ चैप्टर्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती है, तो ये इजीली कर ले। और वैसे भी ये मेंटल एबिलिटी का जो जी। पोर्शन होता जी। है, इसमें बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट ज्यादा देखते हैं। देखिए इंटरेस्ट क्योंकि इसमें इनका अपना विवेक इनको लगाना पड़ता है। हाँ, मेरा अपना मानना है बच्चा इंटरेस्ट तो किसी भी सब्जेक्ट में लेता है और ले सकता है। इंटरेस्ट बच्चा नहीं लेता है, इंटरेस्ट टीचर जब जो है अपनी प्रतिभा दिखाता है तब बच्चा लेता है। तो
अगर रीजनिंग जैसे एक कठिन विषय में उनका इंटरेस्ट जागृत करके, और ये जो बच्चे आपके जो आ रहे हैं ना, टॉप 3 में 2, टॉप 10 में 3, इसमें मैं ये मानता हूँ यहाँ स्टाफ के साथ साथ में आपका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं एक दूसरे पहलू पर जाना चाहता हूँ, अन्यथा मत लेना इसको। आप अनुदेशक हैं और हमने देखा है कि आप बहुत मेहनत से काम करती हैं। आपको कभी ये रियलाइज नहीं होता है कि हमारे इस चीज को सोच के चलती हूँ कि हाँ मुझे पढ़ाना है, चाहे 7 मिले, चाहे 70 मिले, चाहे 17। जी। तो मैं इस अपनी जो सोच के मन में आती हूँ पढ़ाने के हिसाब से। आपकी इस सोच का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ मैम, और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सोच वाले सभी लोग बने अगर, तो निश्चित तौर से हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था ही सुधर जाए। क्योंकि जब तक शिक्षक अपनी सोच नहीं बदलेगा विद्यालय के प्रति और बच्चों के प्रति, वो चाहे अपने आप में कितना भी क्वालिफाइड हो और चाहे कितना भी हाई सैलरी हो, सैलरी यहाँ पर काउंट नहीं करती है, क्वालिफिकेशन काउंट नहीं करती है। काउंट करता है कि व्यक्ति का अपना वो शिक्षा और अपने कार्य के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। कुछ ऐसी जानकारी भी मुझे मिली है, आपके विद्यालय के स्टाफ से ही मिली है, कि आपको आपके श्रेष्ठ कार्य के लिए कई जगहों से सम्मानित भी किया गया है और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी के ट्रू वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। सर मुझे ब्लॉक स्तरीय भी शिक्षक दिवस पे सम्मानित किया गया है। जी जी। जिला स्तरीय पर भी जब CDO सर थे वो, जी जी। उन्होंने मुझे सम्मानित किया जी। है। और ये रीजनिंग के लिए भी मुझे लखनऊ से SCRT से जी। पुरस्कार मिल चुका है NMS के लिए। NMS के लिए। और हाँ, मैंने जिसो इन्वेस्टमेंट में भी कई बार योगदान दिया है। तो अब देखिए, अब इतनी चीजें जब आपने बताई ना, तो निकल करके आया कि इस प्रकार की प्रतिभा वाला व्यक्ति शांत तो बैठ ही नहीं सकता है। बिल्कुल आपके नेचर में, आपके स्वभाव में है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका आप प्रदर्शन तो करेंगे ही। अच्छा है यहाँ के बच्चों को आपकी इस प्रतिभा का लाभ मिल रहा है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ इस विद्यालय के वो होनहार बच्चे, ऐसे सफल बच्चे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की NMMS परीक्षा, राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को इस वर्ष पास किया है। पास तो 6 बच्चों ने किया था, लेकिन 2 बच्चे किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्या नाम है बेटा आपका? कीर्ति नाम है आपका। अच्छा, आपने इस वर्ष इस परीक्षा को पास किया है। आपको क्या लग रहा था जब आप तैयारी कर रही थी कि आप पास कर लेंगे या नहीं कर पाएंगी? सर मुझे तो लग रहा था कि मैं कर लूंगी। हाँ। क्योंकि मेरे इस स्कूल में जो टेस्ट होते थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते थे जी। और मेरे टीचर्स को भी मुझ पर उम्मीद थी कि मैं जरूर पास। आपके टीचर्स को भी आप पर ये भरोसा था कि आप पास हो जाएंगे और आपको भी लगता था कि आप पास हो जाएंगे। घर से आपको कितना सपोर्ट मिला? सर घर से मेरी बहनों ने, मेरी मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाया, सिर्फ पढ़ाई करा। मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी घर पे। बहुत अच्छे हैं आपके अभिभावक, बहुत अच्छे हैं आपके मम्मी पापा, और खास तौर से आपकी वो बहनें जिन्होंने आपकी इस प्रतिभा को समझ करके और आपको साथ दिया, आपका समर्थन किया। ऐसे लोग आजकल कम मिल पाते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया था। अब जब आपको ये लगता था कि कोई प्रश्न आपके घर में आपकी सिस्टर्स या आपके फादर वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको आ नहीं रहा है, क्या करती थी उसके लिए फिर आप? मैं वो क्वेश्चन स्कूल में अपने टीचर से पूछती थी। टीचर से पूछती थी आकर के? अच्छा, जब यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते थे तो फिर सारी बातें आपको समझ में आ जाती थी? नहीं सर, कुछ डाउट थे जो मैं बताती थी, वो सर टीचर क्लियर करती थी। टीचर क्लियर करते थे। बेटा एडमिशन कहाँ लिया आपने? सर मैं कनौडिया में एडमिशन ली। कनौडिया में एडमिशन लेंगे, ठीक है। अब आपको ये तो जानकारी हो गई होगी कि आपको 9, 10, 11, 12 4 साल तक 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेंगे। आपकी क्या योजना है? इस पैसे से आप क्या करना चाहेंगे? सर इस पैसे से मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। और कहाँ तक पढ़ने का मन है आपका? इरादा क्या है? कहाँ तक अगर आपको सुविधाएं ये मिलती रहे, मान लो इसके बाद में आगे भी छात्रवृत्ति की योजनाएं आती हैं, कहीं ऐसा कोई दूसरी छात्रवृत्ति आपको मिल गई, तो आपका मन कहाँ तक पढ़ने का करेगा? जब तक कि मैं अपने लक्ष्य को ना। लक्ष्य क्या है आपका? पुलिस। पुलिस में जाना। पुलिस में कई तरीके के पद होते हैं, कांस्टेबल से लेकर के और ऊंचे अधिकारियों तक के। तो किस पद पर आप जाना चाहेंगे पुलिस में? क्या बेटा? पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपका नाम क्या बेटा? शांत। ओके, तो आपने भी ये परीक्षा पास की है। आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने घर में भी बहुत पढ़ा। अच्छा, घर पे कोई आपको पढ़ाने वाला है? हाँ मेरा भाई है। भाई क्या किस क्लास में पढ़ता है?
9th पढ़ता है। तो 9th का आपका भाई और इस परीक्षा की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं करा पाएगा, मुझे मालूम है। इसमें निश्चित तौर से ज्यादा रोल जो है ना आपके टीचर्स का रहा होगा। यहाँ पर कितनी समस्याएं आपकी हल होती थी और घर पर जाकर के उनमें से कितनी समस्याएं ऐसी होती थी जिनको आप हल कर लेते थे? यहाँ से जो चीजें समझाई जाती थी मुझे घर पे जो नहीं समझ में आता मैं स्कूल में पूछ लेती हूँ। स्कूल में पूछ लेते थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। वैसे आपने लक्ष्य बनाया क्या है जीवन में आगे बढ़ने का? डॉक्टर बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है बेटा आपका? विमल कुमार। तो आपके पापा क्या करते हैं? बल्कि साहब वो फार्मर हैं। घर में कोई बड़े भाई बहन है? किस क्लास में पढ़ती हैं? LLB कर रही है। अच्छा, घर पे ही रहती हैं क्या? नहीं, मतलब तैयारी करने की जाती है। नहीं, बाहर रहती हैं? नहीं, घर पे ही। घर से ही जाती हैं। ठीक है, तो क्या वो आपकी सिस्टर जो है आपके इस जो NMMS की तैयारी होती थी इसमें कुछ हेल्प करती थी? करती थी। ठीक है, अच्छी बात है। ज्यादा आपको हेल्प किससे मिली? आपके टीचर से या आपकी अपनी सिस्टर से? स्कूल से मतलब टीचरों से ज्यादा हेल्प मिलती थी। जी, स्कूल में टीचर से ज्यादा हेल्प मिलती थी। और अगर कोई चीज नहीं आती थी तो घर पर आप अपनी सिस्टर से पूछ लेते थे। अच्छा, आपके ऊपर तो घर पर कहीं ऐसा प्रेशर नहीं रहता था कि इसको बजाय जो है ना थोड़ा सा घर पे काम में हेल्प करो? मतलब सर थोड़ा वो रहता है क्योंकि पापा अकेले हैं, मुझसे बड़ा कोई भाई नहीं है। थोड़ा बहुत। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपने भाइयों में सबसे बड़े होने के कारण आपके पेरेंट्स को आपसे अपेक्षाएं रहती होंगी और आप उनको पूरा भी करते रहे होंगे। ठीक है, चलिए, कितनी तैयारी, कितना समय देते थे आप पढ़ाई के लिए? मैं ज्यादातर पढ़ाई में ही, मतलब जब से परीक्षा को मतलब तैयारी कराई जाती थी तब से 80% में पढ़ाई। 80% समय अपना पढ़ाई में पढ़ाई। आपको ये कैसे लगा था कि आप परीक्षा पास कर लेंगे और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले इस चीज का आभास आपको यहाँ पर किसने दिलवाया था? मेरे शिक्षकों ने दिलाया था क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि मैं पास। आपके टीचर्स ने आपको उम्मीद ये दिलाया था, भरोसा कि आप पास हो। क्या आपकी भविष्य में क्या बनने की योजना है? आप क्या बताया था आपने? मैं जी डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छा बेटा, आप सफल हो अपने उद्देश्य में। आपका क्या नाम है बेटा? अमरदीप यादव। अमरदीप यादव। लंबाई तो आपकी अभी से हमसे ज्यादा ऊंची हो गई है। ये बताइएगा कि आपने अपनी तैयारी कैसे की? मैंने अपनी तैयारी सही तरीके से की। अच्छा, घर पर आपके कोई बड़े भाई बहने हैं? कौन कौन है? मेरा भाई निर्भयराज और एक मेरा भाई। अच्छा, वो किस क्लास में पढ़ते हैं? एक स्कूल में है और एक गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जॉब कर। ठीक है, तो यहाँ से कोई चीज जब पढ़ करके जाते थे तो उसके लिए आप घर पर कितना समय देते थे? 1-2 घंटे। 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाता? ठीक। अच्छा, आप अब आगे क्या करना चाहेंगे? पुलिस बनना चाहेंगे। पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे? पुलिस में निश्चित तौर से आप भर्ती हो जाएंगे क्योंकि हाइट तो आपकी अभी से इतनी ज्यादा है। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पुलिस में आप कांस्टेबल से भर्ती न हो। जब आपने इतने अच्छे स्तर की परीक्षा पास की है तो इसी तरीके से ये कंपटीशन के जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी आप लगातार जारी रखिएगा और निश्चित तौर से पुलिस विभाग में भी आप सीधे ऑफिसर रैंक से ही भर्ती हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने लक्ष्य में सीखेगा वो हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ लर्निंग बाय डूइंग की लैब आई है जिसमें बहुत सारा शिक्षण में तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हमने किसी न किसी चीज को सीखने के लिए कुछ न कुछ तकनीक का अपने आप प्रयोग किया है। एक चीज तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपने अपने बच्चों का प्रवेश इस विद्यालय में कराने का निर्णय लिया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके सर्वोत्तम निर्णयों में से एक है। मेहनत करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं तो उसका परिणाम कुछ इसी तरीके से निकल के आता है ना। और जब हम
कार्यक्रम के रूप में सबकी उपस्थिति में इसको मनाते हैं तो अलग ही खुशी होती है और शायद ये खुशी सबसे ज्यादा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को होती है। जो कार्यक्रम है वो परीक्षा पर केंद्रित का है। उन बच्चों को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ जिन्होंने इस शिक्षा में, इस परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। टीचर्स ने बहुत लंबी लिस्ट दी मेरे को कि सर ये हमारे 100% उपस्थिति है, तो मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा इतने बच्चे नहीं हो सकते। बोलते नहीं, हमारे यहाँ तो 90% होते हैं, हम उनको 100 मान लेते हैं। मैंने कहा यही हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ 100 का मतलब 100। उन्होंने मुझसे चैलेंज किया। हमारी पहचान हमारे स्कूलों के काम से होती है। जब भी हम कहीं खड़े होते हैं तो हम अपने बड़े घर के साथ कह सकते हैं हमारा स्कूल गोवा देख लीजिए। यही हमारे पास हमारा कार्यकारी एक शैली होती थी कि जैसे हम पे उंगली आई हमने तुरंत कहा। जो कार्यक्रम है 2021 जुलाई में एक कार्यक्रम निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया था, तो उस पे कक्षा 8 के बच्चे एक ये विद्यालय से विरत होंगे और विद्यालय से जाकर के कहीं भी जाएं तो इस विद्यालय की गतिविधियाँ जो आपने सीखा वो दूसरे विद्यालय में परिलक्षित हो।